और स्टैंडिंग वेव का डिफरेंस समझा रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने कॉपी में लिख रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव आप लोगों ने कॉपी में लिख रखी है, ठीक है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उन दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ एक बार, आप लोग बाद में लिख लेना कॉपी में, लास्ट में या कहीं पे जगह हो तो, ठीक है। मैंने जो आपको नोट सेंड करे हैं उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव लिख रखी है। अब मैं दोनों का कंपैरिजन करके एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा ट्रैवलिंग वेव और एक आपकी स्टैंडिंग वेव। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहला केस है ट्रैवलिंग वेव में क्या हो गया, एनर्जी क्या होती है बच्चों? ट्रांसफर होती है। ट्रैवलिंग वेव ये हमारी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है, देखो ये पढ़ी थी आप लोगों ने, a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी क्या होती है बच्चों? ट्रांसफर होती है। और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी, मैं थोड़ा और कर देती हूँ पास में। अब आई थोड़ी, अब ठीक है। हाँ, हाँ देखिए इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी क्या होती है बच्चों? बाउंडेड होती है, ठीक है। इसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा वैसे आपको, ठीक है। इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर बट ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी क्या होती है बच्चों? ट्रांसफर। तो स्टैंडिंग वेव कैसे बनी? दो एंड्स के बीच में, ये दो एंड लिए आपने, ऐसे पकड़ लिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग बांध दी, उसको ऐसे छोड़ दो तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन बनेगी उसके अंदर, इस तरीके से। देखो ऐसे पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे बेटा। तो ये क्या बनी? देखो दो स्ट्रिंग बांध दी दो एंड्स के बीच में, अब उसको बीच से ऐसे पकड़ के छोड़ दो, टिंग ऐसे आवाज होगी, वाइब्रेशन। रबड़ है, रबड़ को खींचते ना खेलते, जब ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो तो एक वाइब्रेशन बनती है ऐसे ऊपर नीचे। तो वेव कौन सी वेव बन रही है बच्चों? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में वहां पे कोई एनर्जी वहां पे ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। हाँ, देयर इज नो टाइम दैट ऑल द पार्टिकल पासिस थ्रू द मेन पोजीशन साइमल्टेनियसली। स्टैंडिंग ट्रैवलिंग वेव के अंदर कभी भी, स्टैंडिंग वेव में कभी भी, ट्रैवलिंग वेव में कभी भी सारे पार्टिकल मेन पोजीशन को क्रॉस नहीं करते एट वन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, क्योंकि वो उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वेव चल रही है बच्चों। तो ये पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, एक साथ सारे पार्टिकल मेन पोजीशन को क्रॉस नहीं करते। एक साथ सारे पार्टिकल ट्रैवलिंग वेव में मेन पोजीशन को बच्चों क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव में देखो जी ये पार्टिकल है, ये चल रही है वेव आगे, ठीक है। तो एनर्जी चलती जा रही है, पार्टिकल आगे जाते जा रहे हैं, तो एक साथ साइमल्टेनियसली कभी भी ट्रैवलिंग वेव में पार्टिकल जो है मेन पोजीशन को क्रॉस नहीं करते। लेकिन स्टैंडिंग वेव में एक टू ट्वाइस, कम से कम एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड में ट्वाइस, दो बार पार्टिकल मेन पोजीशन को क्या करता है? क्रॉस। जैसे मैंने कहा एक रबड़ है, ऐसे दो एंड्स के बीच में फिक्स कर दिया आपने, इधर भी और इधर भी। अब उसको पकड़ के खींचो ऐसे, अब उसको ऐसे पकड़ के खींचोगे तो देखो एक बार पार्टिकल ऊपर, एक बार नीचे, एक बार पार्टिकल ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे जा रहा है। तो पार्टिकल कम से कम दो बार साइमल्टेनियसली मेन पोजीशन को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इन ईच टाइम पीरियड ऑल पार्टिकल ट्वाइस क्रॉसेस द मेन पोजीशन साइमल्टेनियसली। मेरी बात समझो, मैं आपको समझाती हूँ, इस पे एग्जांपल देके और थोड़ा खोलती हूँ। जैसे आप लोगों ने, मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ से मैंने कहा था पहली कंडीशन में वेव की कंडीशन ये बनी स्टैंडिंग वेव में, ये स्टैंडिंग वेव में थी, फिर आपका सारे पार्टिकल मेन पोजीशन पे थे, फिर आपका तीसरी बार पार्टिकल ऐसी वेव बनी। तो देखो जो पार्टिकल यहाँ है, देखिए यहाँ से इसके जो भी पार्टिकल यहाँ है सारे वहां हैं। ये देखो ये मेन पोजीशन पे कितनी बार आ रहे थे? हमारे पास दो सिचुएशन बनी थी ऐसी, देखो ये जीरो की, तो कम से कम सारे पार्टिकल मेन पोजीशन को कितनी बार क्रॉस कर रहे थे? दो बार। कम से कम सारे पार्टिकल मेन पोजीशन कितनी बार क्रॉस कर रहे थे? दो बार। देखो यहाँ से t मान लिया t/4 पे और t = t/3 t/4 पे। पार्टिकल्स जो है मेन
क्या कर रहे हैं बच्चों, वहां पे क्रॉस कर रहे हैं। या फिर वैसे समझो, रबड़ है, ऐसे बांध दिया, उसको ऐसे बीच से खींचो, तो देखो पार्टिकल एक बार ऊपर एक बार नीचे, पार्टिकल ऊपर पार्टिकल नीचे, ऐसे आ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो गया उसमें। तो पार्टिकल कम से कम 2 बार साइमल्टेनियसली सारे पार्टिकल मेन पोजीशन को क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस करते हैं, जबकि इसमें नहीं करते। दूसरा, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल, ट्रैवलिंग वेव में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, सेम होता है, क्योंकि सारे पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बच्चों कंटिन्यूसली मैक्सिमम और मिनिमम पर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में बच्चों क्या होता है कि सारे पार्टिकल, कोई पार्टिकल देखो यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो जो पार्टिकल यहाँ है उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जो नोड पे है उनका एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों, मिनिमम है। स्टैंडिंग वेव में क्या है, जो पार्टिकल नोड की पोजीशन पे है उनका क्या है बच्चों, मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, और जो बच्चों एंटी नोड की पोजीशन पर होंगे वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। जबकि ट्रैवलिंग वेव में सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या रहता है बच्चों, सेम, क्योंकि सारे पार्टिकल कंटिन्यूसली बच्चों चल रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो सर ये पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ मिनिमम था, यहाँ मैक्सिमम, ये कंटिन्यूसली सारे सिचुएशंस में यहाँ पे बच्चों प्रोसेस हो रही है। तो अभी 3 पॉइंट समझाए मैंने। फर्स्ट कि ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर होगी, स्टैंडिंग वेव में बच्चों कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। सेकंड बच्चों, कभी भी ट्रैवलिंग वेव में सारे पार्टिकल एक साथ मेन पोजीशन को क्रॉस नहीं करते, लेकिन स्टैंडिंग वेव में 2 बार पार्टिकल साइमल्टेनियसली मेन पोजीशन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तीसरा बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल क्या रहता है बच्चों, सेम होता है ट्रैवलिंग वेव में, और स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। जैसे नोड पे होगा पार्टिकल तो उसके एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, अगर पार्टिकल एंटी नोड पर होगा तो क्या होगा वहां पे मैक्सिमम। देखो जो स्टैंडिंग वेव है ना, एक तरह से वेव नहीं है बच्चों, एसएचएम है। ये जो इक्वेशन लिखते हैं ना स्टैंडिंग वेव की, 2a sin kx cos ओमेगा t, ये जो इक्वेशन लिखते हैं ना बेटा हम स्टैंडिंग वेव की, ये एक तरीके से एसएचएम की इक्वेशन। तो देखो एसएचएम में क्या होता है, पार्टिकल यहाँ है मेन पोजीशन पे, देखो यहाँ है, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नहीं, तो मेन पोजीशन को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, कम से कम 2 बार क्रॉस कर रहा है ना, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो एक टाइम पीरियड में देखो, यहाँ से मैं इधर समझाऊं, ये लिख लिया ना, ऐसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो मेन पोजीशन को एक टाइम पीरियड में कितनी बार क्रॉस कर रहा है बच्चों, 2 बार, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव एक तरीके से आप वेव ना कह के क्या कह सकते हो बच्चों, एसएचएम मोशन है। ये क्या है बच्चों, ये एसएचएम, क्योंकि पार्टिकल एक ही जगह क्या करता रहता है, वाइब्रेशन। हाँ बोलो, कोई शायद एक लड़की के साथ कुछ बोल, किसी लड़की को शायद कोई डाउट है, जिसको डाउट है वो बोलिए बेटा एक बार। शायद आई थिंक रितिका कुछ कहना चाह रही थी, क्या डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, हाँ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बेटा अपना माइक ऑफ रखे ताकि बाकी बच्चों को कोई डिस्टरबेंस ना हो वहां पे, ठीक है। प्लीज सभी बच्चे माइक ऑफ रखे बेटा, जब जरूरत हो तभी अपना ओपन करें जब मैं कहूं। पॉइंट नंबर 4 है बेटा, ट्रैवलिंग वेव। देखो ट्रैवलिंग वेव ये है बच्चों, ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। मान लिया आफ्टर t टाइम ये वेव कुछ ऐसे आ गई, तो ये इस वेव की इक्वेशन बन गई a sin ओमेगा मान ली t प्लस टी डैश टाइम के बाद माइनस kx। ये इक्वेशन यही वेव है। मान लिया टी डैश टाइम के बाद ये वेव की पोजीशन है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द
angle between the particles in traveling wave. What is the angle between the particles या phase difference between the particles in traveling wave? देखो ट्रेवलिंग वेव के सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल अब यहाँ आ गए। ट्रेवलिंग वेव में पार्टिकल्स के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। एक टाइम पीरियड के लिए ट्रेवलिंग वेव के अंदर कोई भी एंगल हो सकता है। वो डिपेंड करेगा पार्टिकल, आप इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की बात कर रहे हो सकता है आप इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की बात कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की बात, कि पार्टिकल कितना क्लोज है या पार्टिकल कितना दूर है। तो ट्रैवलिंग वेव में फेज एंड डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स डिपेंड करेगा कौन सा पार्टिकल क्लोज है या फिर दूर। भाई पार्टिकल चलते जा रहे ना, तो एक पार्टिकल मान ले 10 सेकंड पहले चला, एक पार्टिकल 2 सेकंड बाद चला, तो 10 सेकंड और 2 सेकंड वाले का डिफरेंस मेन पोजीशन से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? भाई ये एक पार्टिकल चलते जा रहे थे, ये पार्टिकल 10 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा, ये पार्टिकल 1 सेकंड बाद यहाँ था। तो अगर मैं इन दोनों का फेज एंगल देखूं तो कुछ और होगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों का फेज एंगल देखूं तो कुछ और होगा। तो ट्रैवलिंग वेव में पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है बिटवीन 0 to 2 पाई, बिटवीन 0 से 2 पाई, ठीक है। एनी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, एनी फेज डिफरेंस between the two particles between 0 to 2 पाई। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या था, देखो स्टैंडिंग वेव क्या बन रही थी, पहली कंडीशन मान ले t0 पर ये थी, फिर आपने देखा ये t0 पर आई, ये t=t/4 पर कंडीशन आई मेन पोजीशन की पार्टिकल्स की, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये कंडीशन आई आपके पास, ये आई t=t/2 पर, इसी तरह चल रहे थे। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये नोड ये नोड ये नोड ये भी नोड नोड और नोड, ये माइक ऑफ रखे बेटा। तो देखिए ये माइक किसका ऑन है बेटा, ये माइक ऑन ना करे बेटा, माइक ऑन ना करे बेटा। कोमल अपनी स्क्रीन को कम करी, मैंने कर दी क्या तेरी स्क्रीन, 1 सेकंड। माइक ऑफ है, एक मिनट। हाँ अब देखिए कैमरा दिख रहा है ना सबको, देखो ये आपकी स्टैंडिंग वेव की कंडीशन थी बेटा, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें ये मान लिया पॉइंट ए, ये पॉइंट मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया डी, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में सेम बात, कोई सी भी कंडीशन ले लो ऊपर या नीचे की। ट्रैवलिंग वेव की ग्राफ था हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये ए बी, इसको सी मान लो, सी इसको डी, इसको ई मान लो। तो देखो ए और बी में, ए बी ये इसके जो पार्टिकल है, ए और बी के जो पार्टिकल्स है वो किसमें आपके सेम फेज या डिफरेंट, बताओ। इसी तरह डी और ई के पार्टिकल किसमें आपके सेम फेज में है या डिफरेंट में है, ये बताइए एक बार, बताइए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, ए बी सी डी ई, तो आपको क्या दिख रहा है, ए एंड बी के पार्टिकल किसमें आपके सेम फेज में। इसी तरह डी एंड ई के पार्टिकल किसमें आपके सेम फेज
लेकिन ए एंड डी के पार्टिकल किस में, आपके अपोजिट फेज में। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, मैं बताती हूँ। हाँ बेटा देखो, ए और बी के सारे पार्टिकल ऊपर है, जैसे ऊपर जा रहे हैं वो सारे पार्टिकल इस पोजीशन पे, और इधर कैसे आ रहे हैं, इन दो नोड्स के बीच में सारे पार्टिकल नीचे। देखो दो कंजुगेटिव नोड्स के बीच में या तो सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं या सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। दो कंजुगेटिव नोड्स के बीच में या तो सारे पार्टिकल ऊपर है या फिर नीचे है। तो सेम नोड के सारे पार्टिकल किस में है, सेम फेज में, या तो सारे ऊपर या फिर नीचे। यही तो मतलब है ना। ये देखो एम्पलीट्यूड, हाँ इसी तरह, लेकिन मैं डिफरेंट की बात करूं, मैं इस नोड की और इस नोड की बात करूं, इस नोड की और इस नोड की बात करूं, तो देखो इसके पार्टिकल किधर जा रहे हैं, ऊपर, लेकिन इसके पार्टिकल किधर हैं, आपके नीचे। मैं अगर बात करूं ए और डी की, देखो ए के पार्टिकल किधर है, ऊपर, डी के पार्टिकल किधर है, नीचे। तो किस में, आपके अपोजिट फेज में, किस में, आपके अपोजिट फेज में। तो स्टैंडिंग वेव में सेम नोड के पार्टिकल, देखो बहुत अच्छे कंसेप्ट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। स्टैंडिंग वेव में सेम नोड के पार्टिकल किस में होते हैं, सेम फेज में, लेकिन डिफरेंट नोड के पार्टिकल किस में होंगे बच्चों, डिफरेंट फेज में। मैं लिख देती हूँ, इन स्टैंडिंग वेव सेम नोड particles are in same phase। ये देखो ये दो नोड है, इसके सारे पार्टिकल किस में, आपके सेम फेज में। इन दो नोड की बात करूं तो इसके भी सारे पार्टिकल किस में है, सेम फेज, सारे ऊपर है। इन दो की बात करूं तो ये दो किस में है, आपके सेम फेज में। लेकिन अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो देखो इसका सारे किधर जा रहे हैं, नीचे, इसके सारे किधर है, आपके ऊपर। मान लो मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात कर लूं तो इस पॉइंट के पार्टिकल किधर है, नीचे, इस पॉइंट का पार्टिकल किधर है, आपका ऊपर। तो स्टैंडिंग वेव में सेम नोड के पार्टिकल सेम फेज में होंगे, लेकिन डिफरेंट नोड के पार्टिकल किस में होंगे बच्चों, डिफरेंट फेज में होंगे। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये लैंग्वेज लिखी हुई है, सेम नोड पार्टिकल आर इन द सेम फेज बट डिफरेंट नोड पार्टिकल हैव द फेज डिफरेंस 180 डिग्री। ये लैंग्वेज पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स में, डिफरेंट नोड्स पार्टिकल्स हैव द फेज डिफरेंस 180 डिग्री। तो देखो ये ऊपर तो ये नीचे, डिफरेंट नोड में फेज डिफरेंस कितना आ गया आपका, 180 डिग्री। बोलो ये पॉइंट समझ आया समझ में? नोट करो एक बार इन सारी बातों को। मैं एक बार दोबारा इसको लिखूंगी, बच गया नहीं नीचे इसलिए नहीं लिखा, ये बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रैवलिंग वेव में पार्टिकल्स के बीच में 0 से 2 पाई के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से पार्टिकल लिए, नजदीक वाले या दूर वाले, ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में दो नोड्स के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम, और डिफरेंट नोड्स के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। और उनमें फेज डिफरेंस कितना कह सकते हो आप लोग, 180 डिग्री, ठीक है। हाँ नोट करिए, एक बार नोट कर लो फिर मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? मेरे को दूसरा कैमरा चेक कर लो, सही चल रहा है? हो गया। अब देखो इसी में लिखना आपको, स्टैंडिंग वेव में ही, स्टैंडिंग वेव में लिख लो, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव में ही लिख लो। इन स्टैंडिंग, ये हटा दूं मैं, in standing wave same node particles are in the
same phase, same phase, but different node particles, different node particles are in the different phase, different phase, or have phase difference 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और पाथ डिफरेंस λ/2। दो कंसेक्यूटिव बता दी थी ये बातें कि टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है λ/2, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता है आपका λ/4। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मोड ऑफ वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। ये नोट कर लिया सबने? मोड ऑफ वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। Mode of vibration in the string. Mode of vibration in the string. इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बड़े अच्छे से। देखो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में आप लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी क्या, T/μ। ट्रांसवर्स नेचर होता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में बनने वाली वेव का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स। v क्या थी आपकी, T/μ। अब बात करनी है आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f क्या होते हैं बच्चों, c/λ, तो क्या लिख देंगे v/λ। तो f क्या बन जाएगा, v की वैल्यू क्या है बच्चों, T/μ इंटू 1/λ। अब इस लैम्डा को निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग है, इसको दोनों मोड से बांध दिया, इधर से भी बांध दिया और इधर से। अब इसको पकड़ के खींचोगे, ऐसे आपने पकड़ के खींचा ऐसे, तो पहली कंडीशन पे क्या हो सकता है, यही मान सकते हैं कि मैक्सिमम ये मोड बन गया पहली कंडीशन में, कि खींचा तो ऐसे एक मोड बना। ये क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे एंटी नोड, और ये यहाँ क्या बना आपका नोड, और यहाँ पे भी क्या बना आपका नोड। माने स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी बच्चों, L थी। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है आपकी, L। अब आपको ये बात बताई थी मैंने कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, λ/2। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से कि L बराबर है λ/2 के। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2L के बराबर। आप पुट कर दीजिए, F क्या आ गया, 2L T/μ। इसको F1 कह सकते हैं आप, F1। इसको बोलेंगे फर्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं फंडा। पहला बना फर्स्ट, भाई सबसे पहली सिचुएशन यही बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही बनेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ये हार्मोनिक वर्ड जो है ना म्यूजिक की ट्यून से आया, म्यूजिक वाले सर ज्यादा अच्छा समझाए, है ना, सुर ताल में, वहां से आया ये। हारमोनियम जो बजाते हैं उसी तरीके से ना कुछ, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। तो जब फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी बन सकती है स्ट्रिंग के अंदर, वो ये होगी 1/2L। ठीक है बच्चों, टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। म्यू की वैल्यू वहां पे समझाई थी आपको, क्या होगी बच्चों, m/l, मास पर यूनिट लेंथ। बोलो इतना समझ आया सबको? इतने में कोई डाउट है तो बताइए। मैसेज करिए।
एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हाँ, नो डाउट कहना। क्रिस बेटा क्या कहना चाह रहे हो, माइक ऑन करके बोलो, समझ आया या नहीं आया? क्रिस दोबारा से बताओ। आ गया, ओके ओके, ठीक है। नहीं आया तो फिर से बता देते, चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसे रस्सी बांध रखी है, ऐसे दो एंड के बीच की ना, ऐसे कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। ऐसे रस्सी बांध रखी है, उसमें कोई मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने, ये ऐसा आपका एक्सपेरिमेंट भी है सोनोमीटर का, हाँ मैं करवाऊंगी उसमें। देखो भाई पहले एक यही मान सकते हैं कि एक बार इसको खींचेंगे बीच से पकड़ के तो टिंग, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन बन गया। ऐसे ज्यादा से ज्यादा एक ही मोड ऑफ वाइब्रेशन बना, ठीक है। तो पहली कंडीशन उसे बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों v बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपको पता है कि दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस बच्चों लैम्डा बाई 2, तो एल क्या हो गया लैम्डा बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो लैम्डा निकल गया 2 है। इसे बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। क्लियर? हर्ष इतनी लेट कैसे आ रहा है? हाँ हटा दो मैं इसको। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैं F1 को यहाँ लिख लेती हूँ। F1 आया बच्चों 1/12 T बाई म्यू। हाँ अब बात करते हैं बेटा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को बोलते हैं बच्चों सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक या इसका बेटा दूसरा नाम है इसका फर्स्ट ओवरटोन। इस वर्ड में याद रखना फर्स्ट ओवरटोन, इसमें बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। सेकंड हार्मोनिक को क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट ओवरटोन। ये मैं आगे जाके चैप्टर में समझाऊंगी ओवरटोन क्या है, ये समझाऊंगी मैं आगे जाके, ठीक है। हाँ फर्स्ट ओवर से म्यूजिक का ही वर्ड है ये, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, जो गिटार स्टार बजाते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ, ठीक है। हाँ अभी ये याद रखो, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। कई बार एग्जामिनर ऐसे ही नाम से दे देता है फर्स्ट ओवरटोन सेकंड। अब एक क्वेश्चन करोगे उसे समझ आ जाएगा। हाँ तो देखो मान लिया स्ट्रिंग बांध रखी थी, तो अब की बार मान लिया दो मोड ऑफ वाइब्रेशन बन गए। भाई अब की बार क्या माने कि दो बन गए सिचुएशन भाई। तो देखो ये नोड और ये भी नोड, दो कंसेक्यूटिव नोड। स्ट्रिंग की लेंथ तो बच्चों एल ही है, ठीक है, वही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वही है। अब की बार दो मोड बन गए। अब की बार थोड़ा ज्यादा जोर से खींचा तो दो मोड बन गए, दो फ्रीक्वेंसी बन गई। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस बच्चों लैम्डा बाई 2। तो आपकी बार एल लेंथ कितने के बराबर होगी? 2 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगी। तो मैं आपको अगर ऐसे लिखूंगा एज इट इज, मैं 2 को काटूंगी नहीं क्योंकि मुझे आगे बताना है क्यों। तो मैं लैम्डा क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 2L बाई 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। हाँ मेरे पास क्या थी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1 बाई लैम्डा टी बाई म्यू था, टी बाई म्यू। तो F2 लैम्डा कितना आ गया इस बार मेरे बच्चों? 2L बाई 2। 2L बाई 2 ऊपर चला गया, टी बाई म्यू। देखो ये मेरा F1 था ना बेटा, यहाँ देखो लिखा हुआ अभी, ये क्या था? F1। तो F2 किसके बराबर आ गया? 2F1 के। यहाँ से एक रेशियो बनाना, आपको समझाना, रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने 2 से 2 नहीं काटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों? सेकंड फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक, सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इतने मोड में नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए। हो गया? अब बात करती हूँ थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन तो आपके पास क्या हो सकता है बच्चों? आपके पास 3 मोड बन गए। स्ट्रिंग भाई स्ट्रिंग है, लेंथ वही है बच्चों, लेंथ वही है, बस 3 मोड बन गए। 3, एक मोड, दो मोड, 3 मोड, ठीक है। लेंथ वही है, तो ये लैम्डा बाई 2, इन दोनों नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच भी लैम्डा बाई
ये आपको पता है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, λ/2। तो L कितना हो जाएगा बच्चों, 3 λ/2 के बराबर। तो लैम्डा हो जाएगा 2L/3 के बराबर। तो F3 लिख लो बच्चों इस बार, F3। ठीक है, आपकी बार क्या हुआ देखो यहां से, F2 कितना आया, 2F1 के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों, 2L/3, 2L/3 T/। ये फिर से देखो यहाँ पे फंडामेंटल मोड फ्रीक्वेंसी F1 बन गई, तो F3 कितना आ गया बच्चों, 3F1 के। तो क्या कंक्लूजन देख रहे हैं कि F1 रेशो F2 रेशो F3 रेशो F4 F5 क्या मिल रहा है आपको, 1:2:3:4:5। इसी तरह F4 निकालोगे कितना आ जाएगा, 4F1। F5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5F1। तो क्या आ गया, रेशियो ऑफ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग, रेशियो ऑफ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 है तो सेकंड उसकी डबल होगी, थर्ड उसकी ट्रिपल, फोर्थ उसकी 4 टाइम फर्स्ट की। इस तरीके से मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, चेंज होगी इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए बेटा। ठीक है, तो एन मोड के लिए क्या लिख सकते हो, Fn बराबर NF1। एन मोड के लिए क्या लिख दोगे, Fn बराबर NF1। ओके बेटा, क्लियर। हाँ, अब एक क्वेश्चन देखो, मैं ये ओवरटोन, इसको क्या बोलोगे, सेकेंड ओवरटोन, और फोर्थ वाले को क्या बोलोगे, थर्ड ओवरटोन। फोर्थ हार्मोनिक लेकिन थर्ड ओवरटोन। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड, मैंने कॉपी में भेज भी रखा आपको नोट्स में। हाँ, क्वेश्चन बोलती हूँ मैं एक बार अभी आपको। हटा दो। हाँ, अरे तो तुम बचपन में खेलते थे ना रबड़ से, ऐसे टिंग टिंग बजा के, है ना, तो अब तुम उसको कितनी तेज से दबा रहे हो, कितनी मोड ऑफ वाइब्रेशन बना सकते हो, उनको कैलकुलेट कर रहे हो आप इन द स्ट्रिंग। क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये म्यूजिक में काम आती है, क्योंकि म्यूजिक में उसी हिसाब से सुर और ताल बनती है तुम्हारी स्ट्रिंग को, जो तुम दबाते हो खींचते हो। ठीक है, इसलिए वो चीजें तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो क्या याद रखोगे बेटा इसमें, क्या आया आपके पास, फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2L T/μ, और फ्रीक्वेंसी इसका रेशियो Fn NF1 के बराबर। तो रेशियो आ जाएगा F1 रेशियो F2 रेशियो F3, 1:2:3:4 एज ए सो। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ, आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है आपके पास, आप लोगों ने लिख रखा होगा नोट्स में, इन द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्वेश्चन है इन द, मैं लिख देती हूँ फिर भी, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग tightly bound at both the end, the difference in frequency of fifth harmonic, the difference in frequency of fifth harmonic and second overtone is 60 Hz and second overtone is 60 Hz. ठीक है, calculate the fundamental frequency, calculate the
कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ देखो क्या बोल रहा है बच्चों, फिफ्थ हार्मोनिक, तो F5 किसके बराबर था, F5 के, लेकिन क्या कह दिया, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, क्या लिखोगे, F3 बराबर 3F1, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, दोनों का डिफरेंस कितना है, -F3 कितना है बच्चों, 60 हर्ट्ज, तो 5F1 -3F1 कितना आ जाएगा, 60, 5 में 3 गए बच्चों 2F1 बराबर 60, तो F1 कितना आ जाएगा, 30। तो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, 30। इस तरीके से वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है मॉडिफाई करके। बोलो इतना समझ आया सब बच्चों को, हाँ क्लियर इतना, कि आगे बेटा सबको, ओके आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, वो सीधा सीधा ही है, मैं वो भी बता देती हूँ एक बार, वो क्वेश्चन आप कर लेना, कर लोगे, सिंपल ही है, सब कुछ दे रखा है, नहीं हो तो मुझे कल बता देना, ठीक है। मैं एक बार स्ट्रिंग का टॉपिक आज खत्म कर देती हूँ। क्वेश्चन में भी मैं बता देती हूँ क्या देखा आपको, ये है आपके पास 1/12 T/μ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ए मेटल वायर, ये एक मेटल वायर है, ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी M/L दे रखा है, मतलब म्यू दे रखा है आपको 9.8 ग्राम पर मीटर, इस टेस्ट टू द टेंशन ऑफ मास, यहाँ मास लटका रखा है बच्चों 10 किलोग्राम का, तो टेंशन T बराबर हो जाएगी बच्चों 10 G के, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है इसने, लेंथ ऑफ द वायर दे रखी है 1 मीटर, ये वायर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर। The wire is passing through middle point between the pole of arrangement shown in vibrate resonance where the alternating current of frequency, find the frequency of alternating of the source। फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, तो F का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ये 1/12 T/μ, तो T कितना होगा 10 G, G मतलब 9.8, L लेंथ पता है आपको, ये म्यू की वैल्यू पता है, सब पुट कर देना, सोल्व कर लेना, यहाँ हो जाएगा, बोलो क्वेश्चन, अरे बोलो हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक लॉ और देख लीजिए, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स, लॉ ऑफ द स्ट्रिंग, देखो ठीक है बच्चों, यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, 2L T/μ, ये फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी थी आपके पास यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों लीनियर मास डेंसिटी के, M/L, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। इसको थोड़ा सा रेडियस और डायमीटर में लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि म्यू क्या होता है बच्चों, M/L, ठीक है। हमें पता है बच्चों डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। तो M रो, वॉल्यूम को क्या लिख सकती हूँ, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से एरिया इंटू में लेंथ लिख सकती हूँ, ठीक है। और एरिया क्या लिख सकती हूँ मैं, πr का स्क्वायर, एरिया क्या लिख सकती हूँ मैं ऐसे, πr का स्क्वायर। डायमीटर में कन्वर्ट करोगे तो r क्या होता है, d/2, तो डायमीटर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पुट करो, म्यू क्या है, M/L ना, M/L, m की वैल्यू यहाँ पे ये रही, रो AL/L, L से L क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ठीक है।
तो म्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, रो इंटू में ए। पुट कर दीजिए, एफ आ गया आपका 1/12 टी बाई म्यू। म्यू की जगह क्या आ जाएगा, रो इंटू में ए। तो यहां से एक केस और निकल के आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ डेंसिटी के और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एरिया के। एरिया क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को वायर का टी रो पाई आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या लिख सकते हो बच्चों, आर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों डायमीटर के। डायमीटर के फॉर्म में लिख लेना रेडियस को, तो क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी की क्या क्या केस आए यहाँ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आपका किसके, डेंसिटी के, रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ स्ट्रिंग। बोलो इतना समझ आ गया। अरे स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी किस किस फैक्टर के कारण वेरी करेगी, लेंथ के कारण, टेंशन के कारण। हाँ, टेंशन जैसे ज्यादा खींचा कम खींचा उसी के अकॉर्डिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन बन रहे हैं नहीं बन रहे हमारे। हाँ, म्यू लीनियर मास डेंसिटी, डायमीटर ऑफ द वायर क्या है या रेडियस ऑफ द वायर क्या है, इन सब फैक्टर पे फंडामेंटल मोड ऑफ या मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग क्या करेगी बच्चों, डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, बाकी लिख रखा होगा।